Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है हम अपना कोर्स कर रहे हैं 1300 प्लस कॉमन एरर्स का, जिसमें कि हम ये सारी की सारी एरर्स को उनके जो भी रूल्स हैं ना, उन सारे रूल्स को हम क्या करेंगे, लॉजिक की हेल्प से हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे क्या ये रूल्स हैं और बेसिकली क्या इनके पीछे लॉजिक लग रहा है। क्योंकि आपकी इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है और इसमें ना आपके कोई रूल्स ऐसे रिजिड होते नहीं है, हम ज़्यादा रूल्स के ऊपर फोकस करेंगे भी नहीं। मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, क्या रीज़न होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और सारे सेंटेंसेस को हम पार्सिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना, किसके थ्रू सॉल्व करेंगे भाई? पार्सिंग के थ्रू करेंगे। क्लियर है? और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनको तो पता ही है, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं उनको मैं बता दूं। अब आज हमारा डे नंबर 19 है। तो पहले अगर आपने डे नंबर 1 से लेके क्लासेस को नहीं देखा तो जाके आप क्लास नंबर 1 से देखना, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपकी इसी तरीके से अरेंज की गई हैं। जैसे आपकी एक लैडर होती है ना, लैडर, उसमें हम एक एक करके ऊपर चढ़ते जाते हैं। ऐसे ही आपके मैंने एक एक स्टेप को अरेंज किया हुआ है क्लास 1 से लेके। तो आप क्लास 1 से सारी की सारी क्लासेस को देखना धीरे धीरे। आपको पूरी की पूरी ग्रामर सेक्शन में इसके थ्रू कवर करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? और हम पूरी ग्रामर ऑफ कोर्स कवर कर भी लेंगे। कम से कम 2 से 3 बार कवर कर लेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से हमारा ये जो है एम रहेगा। और ये जो आपका कोर्स है बेसिकली, इसमें जो एरर्स हैं वो सारी की सारी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी में जो भी पूछे गए हैं। ठीक है ना? तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आ जाते हैं। एंड ये आपके लिए कोर्स मैं लेके आया हूँ। एंड ये किसके लिए यूज़फुल है? तो ये सीजीएल प्री एंड मेंस, एचएसएल, सीपीओ प्री एंड मेंस, स्टेनोग्राफर, मतलब ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये आपके चाहे सीजीएल का प्री हो, चाहे मेंस हो, सीपीओ का प्री हो या मेंस हो, सारे के सारे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं अभी तक जितने भी आए हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल निकल के आता है। और चाहे वो फिर सीडीएस का एग्जामिनेशन हो जाए जहाँ पर कॉमन एरर पूछी जाती है। ठीक है ना? मतलब ग्रामर सेक्शन से कॉमन एरर जहाँ भी पूछी जाएगी सबके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आता है। ठीक है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का अपना डे नंबर 19 रहेगा। ठीक है ना? डे नंबर 19। चलो अब ये इसके अलावा आपका वोकैब स्पेशल कोर्स जो ऑलरेडी रनिंग है, तो जाके आप देख सकते हो। उसमें जो आपकी मोस्ट रिपीटेड वोकैब है ना, वो वहाँ पर करवाई जा रही है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट रिपीटेड होता है वहाँ पर वो करवाया जा रहा है। एसएससी की टेंडेंसी है कहीं ना कहीं वो अपनी 50 से लेके 70% वोकैब रिपीट करती है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है वो भी उसमें करवाई जा रही है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो इसके इसमें आपके कम से कम 90% वोकैब तो यहीं से फंस रही होती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। जैसे आपके सीजीएल के पूरे 18 सेट हो गए। और इसके अलावा स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स हो गया, जाके ज़रूर देखना प्रीमियम कोर्स। आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए टारगेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी है, चाहे आपका एनटीपीसी है, चाहे कोई एग्जामिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? इसके अलावा आपका एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं हॉट्स क्वेश्चन सीरीज टीयर 2 के लिए, सीएचएसएल के लिए आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का क्रैश कोर्स। मतलब ये सारे कोर्सेज हैं। आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन से बढ़िया आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक है ना? आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पर बहुत ही अरेंज वे में मिल जाएंगी। ठीक है ना? प्लेलिस्ट में, तो आप जाके वो देख लेना। और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप जाके हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप यहाँ पर यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या चाहे आप जाके टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बस डाउट आपका दूर होना चाहिए। क्लियर है? अब हम अपना डे नंबर 19 शुरू करेंगे। 18 तो हमने कवर कर लिया था। बेसिकली कल क्या हुआ ना, अपना क्वेश्चन नंबर 285 के टाइम पे शायद कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने 284 तक तो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। 285 में आपकी कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली में क्या हुआ, कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया या फिर यूट्यूब में पता नहीं, कुछ वॉइस की मिस मैचिंग हो गई। तो वो वॉइस वाला पोर्शन चला गया उसमें ऑडियो का। तो अभी हम क्या करेंगे, 285 से डिस्कस करना शुरू करते हैं, जहाँ से हमारी कल वॉइस नहीं आ पा रही थी, आप लोगों को ऑडिबल नहीं था मैं। तो वहीं से हम चीज़ों को शुरू करेंगे। ठीक है ना? चलो अब देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 285 में क्या दे रखा है। वैन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। यानी कि जब मैं वहाँ पहुँचा, यानी कि वैन यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, टाइम बताने के लिए मैंने यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ किया हुआ है। क्या है? ये मेरा कंजंक्शन है। क्लियर है? वैन क्या हो जाएगा भाई? कंजंक्शन हो जाएगा। इसके बाद में जो आई है, आई क्या हो जाएगा भाई? सब्जेक्ट वन हो जाएगा। इसके बाद में वेंट क्या हो जाएगा? ये मेरी वी टू हो जाएगी। वी टू है ना, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब हो गई है। आई वेंट वेयर, तो देयर, देयर क्या हो जाएगा? मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट बन गया ये। अब देखो ये तो मेरा सेंटेंस नंबर 1 हो गया, क्योंकि कंजंक्शन का यूज़ हुआ, मतलब यहाँ पर मेरे 2 सेंटेंस बनेंगे। तो ये बात तो क्लियर है। जब मैं वहाँ पर गया तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इसके बाद में आ गया चार्ल्स, तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट नंबर 2। इसके बाद में जो इसके बाद देखा मैंने इज़ लिखा हुआ है, इसको मैंने बोला अच्छा जी ये हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी। लेकिन इसको देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पर पहुँचा,
तो मैं अगर पास्ट में वहाँ पर पहुँचा हूँ तो चार्ल्स भी पास्ट में ही खेल रहा होगा ना, पूरा टेंस अपना पास्ट के सेंस में आएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या कर देना चाहिए, वॉज कर देना चाहिए, हाँ कि नहीं, क्लियर है ना, अपना पास्ट का सेंस दिखाने के लिए। अब इसके बाद मुझे वॉज प्लेइंग आना चाहिए या फिर प्लेड आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, या फिर मैं ये वॉज हटा के हैड बीन हैड प्लेड, है ना, ऐसा कर दूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको कभी इस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आपने कई सारे रूल रट्टे बैठा रखे हों कि व्हेन प्लस में आपका यहाँ पर सिंपल पास्ट का टेंस आएगा, प्लस में आपका कॉन्टीन्यूअस का टेंस आएगा, वॉट ठीक है ना। आपने हो सकता है रट्टे बैठाए हो, नहीं बैठाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बैठा भी लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम रीज़न समझते हैं इसका क्या होता है। मैंने ना आपको टाइमलाइन सिखा रखी है, पता है क्या सबको। मैंने आपको टाइमलाइन सिखाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग देखो। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और उसमें ऐड कर दूंगा, धीरे धीरे हम चीज़ों को ना ऐड करते जाएंगे। और जब आप सारी की सारी चीज़ें सीख लोगे ना, बिल्कुल आप मास्टर बन जाओगे, हीरो, समझ रहे हो। ये देखो, लेट्स से अगर मैं आज के टाइम पर, अपना ये टाइम है, प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, ठीक है, ये अपनी टाइमलाइन, ये प्रेजेंट का टाइम चल रहा है। तो इस प्रेजेंट से जस्ट थोड़ा सा पहले क्या होता है, अपना प्रेजेंट परफेक्ट होता है भाई। क्योंकि जो चीज़ जस्ट जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, प्रेजेंट में परफेक्ट होके कंप्लीट होके परफेक्ट हो गई है, उसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब इससे जस्ट थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, ये माइन्यूट सी बात हो रही है। फिर इसके और थोड़ा सा पहले मैं जाता हूँ इस टाइम के, तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है सिंपल पास्ट, है ना। यहाँ पर मुझे मिल जाता है सिंपल पास्ट, क्लियर है। अच्छा, अब परफेक्ट टेंस की क्या क्वालिटी होती है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर आपका काम शुरू होके यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया होगा। जिस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। अब मैंने सिंपल पास्ट की बात की है, तो इसी तरीके से सिंपल पास्ट से अगर मैं और पीछे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका परफेक्ट टेंस होगा, है ना। क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें काम शुरू हुआ होगा इस पॉइंट पर, और आपका सिंपल पास्ट आते आते ये वाले पॉइंट ऑफ टाइम तक ये काम आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपका जो कॉन्टीन्यूअस है उसका क्या काम होता है, देखो। अब जैसे मैंने बोला, यहाँ पर मेरा काम मैंने शुरू किया करना, लेकिन जब आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आगे तब भी मेरा काम ये चल ही रहा है। मतलब मैंने अगर पहले लेट्स से 4 PM पर खेलना शुरू किया था और मैं 6 PM पर पहुँचा था, ठीक है ना, पास्ट की बात हो रही थी, पहुँचा था। तो मैं मेरा फ्रेंड है 6 PM पर पहुंचा था और मैंने 4 PM पर खेलना शुरू किया, तो उसके पहुंचने के बाद भी मैं खेलता रहा, उसके पॉइंट ऑफ टाइम पर भी मैं खेल ही रहा था, ठीक है ना। तो ये क्या बात होगी, मैं उसके आने के बाद भी कॉन्टीन्यूअस हूँ। तो पास्ट में कोई चीज़ आपकी शुरू हुई है और वो पास्ट की, जहाँ जिस पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद भी वो चीज़ आपकी चलती रहे, तो वहाँ पर आपका कौन सा टेंस यूज़ होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है ना। कौन सा टेंस यूज़ होता है बच्चों, बोलो फटाफट से, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव अपना यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, क्लियर है। अब अगर मैं ऐसे ही आपसे बात करूं प्रेजेंट की, तो यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेट्स से यहाँ पर आपका कोई काम शुरू हुआ था, ठीक है ना, पास्ट प्रेजेंट में जो थोड़ी देर पहले, लेकिन वो चलता रहा, प्रेजेंट वाले टाइम के बाद भी चलता रहेगा, पता नहीं, लेकिन ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो अपना ही काम चल रहा है। तो उसे हम कर देंगे अपना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। क्या बोल देंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। बात समझ में आ रही है क्या, सबको क्लियर हो गया ना। अब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब देखो, अब जरा क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं अपना, क्या बोला गया, व्हेन आई वेंट देयर, यानी कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा, चार्ल्स वॉज प्लेइंग। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मतलब जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो चार्ल्स अपना खेल तो रहा था बहुत पहले से, लेकिन जब मैं पहुँचा तब भी वो खेलता रहा। तो यहाँ पर वॉज प्लेइंग जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे आएगी नहीं। तो बस ये क्या हो जाएगा, आपका चार्ल्स वॉज प्लेइंग हो जाएगा। वॉज अपना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, प्लेइंग यहाँ पर आपकी मेन वर्ब बन जाएगी, क्लियर है। इसके बाद देख लेते हैं, अ गेम ऑफ चेस क्या हो जाएगा भाई, बोलो फटाफट से। अ गेम हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट, है ना, क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ प्रपोजिशन हो जाएगी, और आपको पता है प्रपोजिशन जब भी आती है अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगी, तो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलो क्या बन जाएगा फटाफट से। ये जो चेस है ना, ये चेस आपका प्रेस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये क्या बन गया, आपका पीओ बन गया, क्लियर है। बात समझ में आ गई ना, आप सारे बच्चों को क्लियर है ना, अच्छे से फटाफट हाँ बोल दो। देखो, एक चीज़ कभी नहीं भूलनी, मैं कभी बोलता हूँ समझ में आया कि नहीं आया, आपको फटाफट से हाँ जरूर बोल देना। आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, ठीक है ना। ये समझ के चलो, मैं आपके सामने ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है। चलो खैर, ये क्लियर हो गया, इसे मैं हटाता हूँ, आपको नोट डाउन करना हो कर लेना। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 286 हमसे क्या बोल रहा है, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो फटाफट से देख लेते हैं अपना यहाँ पर द वे को, अपना यहाँ पर देखो,
बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर अपना द वे क्या हो जाएगा भाई, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए, इज़ अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है बिल्कुल करेक्ट आ रही है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ को नोट करना, मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, द आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। द आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की हमें स्पेसिफिक बताना हो, किसी भी चीज़ को हमें स्पेसिफिक बताना हो, या फिर उसके साथ में आपका कौन सी डिग्री यूज़ हो रही हो भाई, फटाफट से बताना ज़रा मुझे। कंपैरेटिव या फिर आपकी सुपरलेटिव, हाँ सुपरलेटिव डिग्री आपकी यूज़ हो रही हो, ठीक है ना। तो बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पुट करता रहूँगा, आपको बीच बीच में आंसर भी देने, ठीक है ना। तो आपकी या तो कोई चीज़ मुझे स्पेसिफिक करनी हो, या फिर आपकी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है, या फिर मुझे क्या करना हो कि वो चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ठीक है ना, ये चीज़ मुझे बतानी हो। तो उन चीज़ों के साथ में हम क्या कर लेते हैं, द आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। अब मुझे आप ज़रा क्वेश्चन में देख के बताओ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन ऑफ द फूड हमें इंक्रीज़ करना है, वो उसका एक ही तरीका है, उसका जो वे है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लेके आएँ। अब इसमें आपका वे के साथ में दा लगा हुआ है, क्योंकि मैंने वे को तो स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो वे क्या है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लाऊँ। अब यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द फूड मैंने क्यों बोला है, मुझे एक बात बताओ आप। ये जो फूड है ना, ये फूड आपका तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपका ये फूड वीट भी हो सकता है ना। और आपका फूड यहाँ पर पिज़्ज़ा भी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये फूड जो है वो बर्गर भी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका फूड आपका ब्रेड भी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फूड होती हैं। क्या मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया कौन सा फूड मुझे इंक्रीज़ करना है, कौन से फूड का प्रोडक्शन मुझे इंक्रीज़ करना है, या फिर यहाँ पर आपकी वेजीज़ होगी, ठीक है ना। क्या मैंने यहाँ पर कुछ बात करी आपसे पर्टिकुलर, आपका वीट है या फिर आपका राइस है, किसका प्रोडक्शन मुझे, कौन से फूड का प्रोडक्शन मुझे ज़्यादा करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन ऑफ द फूड की बात की जा रही है ना, ये आपका जनरल फूड है। क्या है, आपका जनरल फूड है, मतलब आपका फूड में वो वीट भी हो सकता है, या फिर आपका राइस से बनी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं फूड में, या फिर आपकी वो पल्सेस भी हो सकती हैं। तो हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कल्टीवेशन का जो लैंड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड में कल्टीवेट करें। इससे क्या होगा, हमारे पास फूड बनाने के लिए या फिर फूड प्रोसेसिंग के लिए, या फिर हमारे पास फूड ज़्यादा होगा बेसिकली, ठीक है ना। या वीट भी ज़्यादा हो जाता है, वो हमारा फूड ही है। तो फूड हमें ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो फूड है ना, बेसिकली अब आप समझ पा रहे हैं क्या, ये आपका एक जनरल सेंस में बोला जा रहा है। यहाँ पर मैंने इसे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसके साथ में दा का यूज़ करना ठीक रहेगा क्या। अब देखो, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में एकदम से समझ नहीं आती, ठीक है ना। बट छोटी चीज़ें हैं, बट इनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज़ को इतना डिटेलिंग इसलिए देता हूँ कि आप समझ पाएँ चीज़ों को, और उनको एग्ज़ाम में जाके बिल्कुल भी गलत ना करो कभी भी, ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ पर आपका दा जो है यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा, और अपनी एरर कहाँ पर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर आपकी एरर आ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ मैं, चलो इसको हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन 287 पर आते हैं। अब देखो क्या है अपने पास में, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। यानी कि जो गर्ल्स हैं उन्होंने देखा बड़े ही उत्सुकता से, इंटेंटली क्या होता है आपका, ऐसे देखते हैं ना हम किसी भी चीज़ को बड़ी उत्सुकता के साथ और बड़े ही लगातार देखते रहते हैं ना कॉन्टीन्यूसली, तो उसको बोलते हैं आपका इंटेंटली देखते रही वो। एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप, जैसे कि मॉडल ने अपना मेकअप जो है अप्लाई किया विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, मतलब कि अपने प्रैक्टिस हैंड, मतलब कि वो जो अपना उसका जो हाथ है ना, उसे आदत है अपना मेकअप करने की। जो मॉडल्स होते हैं ना, ऑफ कोर्स आदत होगी अपना मेकअप करने की, क्योंकि इन्हें बार बार अपने शोज़ को अटेंड करना होगा, तो उसका हाथ कैसा हो जाएगा, प्रैक्टिस्ड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक्चुअली मैं जो आपको एरर दिखाना चाहता था, जो आपकी एरर आई थी क्वेश्चन में, वो थोड़ी सी यहाँ पर आपका जो वर्ड यूज़ हुआ था वो दूसरा था। ये तो मैंने आपको करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस वाले प्रैक्टिस का यूज़ कर लूँगा। आपकी जो एरर थी वो इसमें आनी थी बेसिकली, ठीक है ना। ये एक्चुअली आपका टाइपिंग में लगता है थोड़ा सा करेक्ट लिख गया है, कोई बात नहीं। ये हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस्ड लिखा हुआ है, इसको आप भूल जाओ, यहाँ पर प्रैक्टिस्ड नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीज़ों के बारे में। मैं यहाँ पर आपसे 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। पहला है आपका प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस, ठीक है बेसिकली। दूसरा है आपका प्रैक्टिस, और तीसरा है आपका स्किल, ठीक है ना। इन 3 चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। अब देखो प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस बेसिकली आपका होता है एक नाउन, ठीक है। ये होता है आपका नाउन, और इसका जो मतलब होता है ना, वो मतलब होता है कि हैबिट या फिर एक्शन रादर देन आइडियाज़ और थॉट। इसको आप ज़रा नोट कर लेना, इसका मतलब कोई भी एक्शन है रादर देन
आइडियाज़ और थॉट, यानी कि आप किसी आइडिया या थॉट के बारे में डिस्कशन करने से अच्छा है इसकी प्रैक्टिस करो, है ना। ऐसा हम बोलते हैं ना, एक्शन को ही ले लेते हैं कि वहाँ पर आपकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कुछ इमोरल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं वहाँ पे, है ना, इलीगल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, तो वहाँ पर आपका वो एक्शन लिया जा रहा है रादर देन आइडियाज़ या फिर थॉट्स। बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गया, ये आपका एज अ नाउन यूज़ होता है ना। अब अगर मैं आपसे इस वाले प्रैक्टिस की बात करूं, तो ये वाला जो प्रैक्टिस होता है ये आपका एज अ वर्ब यूज़ होता है। किसकी तरीके से यूज़ होता है? एज अ वर्ब यूज़ होता है, ठीक है ना। तो एज अ वर्ब यूज़ होता है और इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है टू डू एनी एक्टिविटी रेगुलरली, टू डू एनी एक्टिविटी एक्टिविटी रेगुलरली, ठीक है ना, रेगुलरली। अब आता है आपका स्किल। स्किल क्या होता है? आपका स्किल होता है एक्सपीरियंस्ड इन वर्क, experienced in work, experienced in work that that requires रिक्वायर्स, यहाँ पर आपका आगे ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आगे? आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इसको आप एक बार नोट कर लेना, मैं बोल देता हूँ। स्किल क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड इन वर्क दैट रिक्वायर्स स्किल। क्लियर है? तो ये तीनों अब आपको क्लियर हुए। प्रैक्टिस क्या होता है? आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है एक एक्शन रादर देन आइडियाज़ और फिर थॉट्स। और आपका जो प्रैक्टिस होता है वो क्या होता है? आपकी वर्ब होती है, उसका मतलब होता है रेगुलरली कोई काम करना है। स्किल होता है आपका एक्सपीरियंस। अब मुझे ज़रा आप इस क्वेश्चन में देख के बताओ, बड़े ही ध्यान से देखना। यहाँ पर आपका सबसे पहले मैं इस चीज़ को ब्रेक कर लेता हूँ, सेंटेंस को अपने ब्रेक करना शुरू करते हैं। अब आप ये नोट डाउन कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ पूरा, ठीक है ना। पॉज करके आप नोट डाउन करते रहना। इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपका द गर्ल्स क्या हो जाएगा भाई? द गर्ल्स हो जाएगा आपका आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एज का यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ हुआ है, तो 2 सब्जेक्ट तो आ रहे होंगे। क्लियर है? और ये वॉश्ड क्या हो जाएगा? वॉश्ड आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ये मेन वर्ब, ठीक है ना। और फिर इंटेंटली क्या हो जाएगा? इंटेंटली आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा, क्योंकि ये इंटेंटली किसके बारे में बता रहा है? वॉच्ड को क्लासीफाई कर रहा है। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है अपना? बोलो फटाफट से। वो होता है अपना एडवर्ब। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? अपना एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? जो आपकी वर्ब को क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब, यानी ये आपका वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है कौन? एडवर्ब। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब आपका एज क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया अपना कंजंक्शन। इसके बाद में जो द मॉडल है, द मॉडल हो जाएगा इसका सब्जेक्ट नंबर 2, और अपना ये अप्लाइड हो जाएगा इसका वर्ब, मेन वर्ब हो जाएगी मॉडल वाले सब्जेक्ट की। और यहाँ पर हर मेकअप हो जाएगा, यहाँ पे मेकअप क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है ना। इसके बाद में आपका हर क्या हो जाएगा? इस मेकअप को ये क्वालिफाई कर रहा है ना, बेसिकली पोजेशन दिखा रहा है इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? अब मैं जरा यहाँ पर दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ, फिर आपका ये क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा। विद क्या हो जाएगा भाई? प्रपोजिशन हो जाएगी। प्रपोजिशन आया तो इसे अपना सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हैंड क्या है यहाँ पर? आपका ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो मैंने ये मैंने आपको काट के क्या कराया था? प्रैक्टिस्ड कराया था, है ना, प्रैक्टिस्ड। तो ये बात तो आपकी पहले ही गलत हो जाएगी कि आपने यहाँ पर प्रैक्टिस्ड का यूज़ कर लिया है। तो प्रैक्टिस तो अपना एक नाउन होता है, उस नाउन का आप पहले तो आपने V3 बना दिया, ऊपर से उसे आपने एक नाउन के पीछे चिपका दिया, एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर लिया, इसका एज अ एडजेक्टिव यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो आपका प्रैक्टिस्ड तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम किसका यूज़ करेंगे? अब मैंने बोला कोई भी एक्टिविटी अगर मैं रेगुलर करना चाहता हूँ, तो आपका बेसिकली आपके ध्यान में, दिमाग में जो बात आएगी वो यहाँ पर यही आएगी कि मैं यहाँ पर किसका यूज़ कर लूँ? प्रैक्टिस्ड का यूज़ कर लूँ। लेकिन बच्चों ये ना आपका प्रैक्टिस तो ठीक है कि प्रैक्टिस्ड का आपने यूज़ कर लिया, लेकिन एक बात और होती है ना कि जो मॉडल्स होती हैं उन्हें ये एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें मेकअप करते करते। ये कोई उनकी रेगुलरली आदत नहीं है, ठीक है ना। ये उनका एक्सपीरियंस हो गया है, और बेसिकली मेकअप करने में आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली आपकी क्या है ना, स्किल है। तो यहाँ पर अगर मैं मोस्ट परफेक्ट वर्ड की बात करूँ ना, तो आपका आएगा विद अ स्किल्ड हैंड। बात को समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? अब स्किल्ड हैंड आ जाएगा। अब ये स्किल्ड क्या बनेगा देखते हैं, इसका पार्ट ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। ये स्किल्ड क्या कर रहा है? इस हैंड को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसका हाथ क्या है? ट्रेंड हो चुका है, उसका हाथ बिल्कुल स्किल्ड है, ठीक है ना। तो ये स्किल्ड क्या है? अपना बेसिकली V3 है, क्योंकि स्किल क्या होता है? स्किल भी आपकी मेन एक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। या फिर आपका जो स्किल्ड है, अब ये किसकी तरह यूज़ हुआ है? ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ठीक है ना। एडजेक्टिव कैसे यूज़ हुआ है? ये V3 फॉर्म है ना, V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा हो।
तो ये आपका किसका काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल, और मेन काम क्या है इसका, एडजेक्टिव का। तो पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली होता कुछ नहीं है, आपकी एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो चाहे आपकी या तो आपकी नाउन की तरह एक्ट हो सकती है, या फिर ये आपकी किस तरीके से एक्ट हो सकती है, या आपकी ऐसा एडजेक्टिव भी एक्ट हो सकती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। यानी आपकी क्या है, एक सेमी वर्ब है, तो यहाँ पर अपना ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव या फिर पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, प्रैक्टिस्ड हम यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा अपना जो, अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करूँ तो स्किल्ड आएगा। समझ में आ गया ना। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 288 की बात करते हैं। अब समझो यहाँ पे, इफ़ ही इज़ अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। यानी कि अगर वो मिलेनियर होता तो वो हेल्प करता मिलेनियम प्रोजेक्ट की। अब बात समझना, कभी भी आपका इफ़ का यूज़ हो जाए तो उसके बाद में हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, अब देखो इफ़ के साथ में अगर आपकी कौन सी बात यूज़ हो रही है, समझना बात को बड़े ध्यान से, कि अगर मैं इफ़ का यूज़ करूँ, इफ़ क्लॉज का, और उसके साथ में एक अनरियल कंडीशन का यूज़ करूँ, अनरियल कंडीशन, ठीक है, और जो रिफ़र करे, रेफरिंग प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है ना, प्रेजेंट को रेफ़र करें या फिर आपके फ्यूचर को रेफ़र करें। यानी कि आप क्या करो, एक ऐसी अनरियल कंडीशन को इमेजिन करो जिसमें जो आपका रेफरेंस आए वो प्रेजेंट का रेफरेंस आए या फिर आपका फ्यूचर का रेफरेंस आए। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट कंजंक्टिव का यूज़ कर, पास्ट सब्जंक्टिव का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इफ़ ही नहीं आएगा, इफ़ ही इज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपकी बी फॉर्म का जो पास्ट सब्जंक्टिव होता है वो क्या होता है, वर होता है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, वर का यूज़ कर लेंगे। इफ़ ही वर अ मिलेनियर, यानी कि अगर वो मिलेनियर होता तो वो क्या करता, सब जो मिलेनियम प्रोजेक्ट है ना उसको बनने में मदद कर रहा होता, ठीक है ना। एरर किसमें आ गई, फर्स्ट वाले ऑप्शन में एरर आ गई। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 288। अब देखो कुछ क्वेश्चंस क्या है ना, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में करवाता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस है, और उन क्वेश्चंस को ना रट्टा बैठा रखा है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों को सीखो और समझ पाओ। क्लियर है। खैर, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है अपने पास में, तो भाई यहाँ पर एक बार सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को किसके साथ, उनके जो कैबिनेट के कलीग्स हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनके साथ में चीफ मिनिस्टर के द्वारा वेलकम किया गया। अब बात को समझना पड़े ही ध्यान से, एक एक करके मैं आपको यहाँ पर तोड़ना शुरू करता हूँ। द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपना सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है, क्या बनेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि इसके बाद क्या है, अलॉन्ग विद है, अलॉन्ग विद आपका क्या बन जाएगा, ये प्रपोजिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अलॉन्ग विद। अब अगर ये प्रपोजिशन हो गया तो इसके बाद जो भी आएगा वो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो ये जो कैबिनेट कलीग्स हैं, ये बेसिकली क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसका, तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी कि ये क्या बन गया, आपका पीओ बन गया। बात को समझ पा रहे हैं, क्या बन गया, ये आपका पीओ बन गया। क्लियर है। अब इसके बाद में अब जो ये जो अपना हिज है, हिज क्या बनेगा, इसका पोजीशन दिखा रहा है ना कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर, तो ये आपका हिज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मुझे एक बात बताओ, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आएगी। वैसे प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो देखो प्राइम मिनिस्टर से अपना यहाँ पर ये हैव आना करेक्ट है क्या, प्राइम मिनिस्टर अपना कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ पर अपना हैव की प्लेस पर क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन। अब ये वेलकम्ड क्या हो जाएगा, ये अपनी मेन वर्ब हो गई यहाँ पर। इसके बाद में ये बाई क्या हो गया, बाई आपकी यहाँ पर ये अगेन प्रपोजिशन आ गई है, ठीक है ना, प्रपोजिशन। अब देखो बाई देख के आपको एक बात दिमाग में आई क्या, कि ये अपना किस में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस किस में है, अपना पैसिव वॉइस में है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ बीन वेलकम्ड का यूज़ किया है। बात को समझ रहे हो, यहाँ पर आपका बीन किस वजह से आ गया, पैसिव में होने की वजह से ही आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में बाई हो गया प्रपोजिशन, और आपका ये जो द चीफ मिनिस्टर है, ये अपना इस बाई प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका बनेगा ये ऑब्जेक्ट, इस वाली बाई प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी ये भी एक तरीके से अपना क्या है, पीओ है। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, सारा सेंटेंस क्लियर हुआ। और आपको पता ही है, कभी भी ये गलती मत करना, मैं आपको शायद मैंने आपको कल वाली क्लास में भी समझाया था कि आप पैसिव वॉइस में ये मत बोलने लगना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की तरह एक सब्जेक्ट की प्लेस पर तो आ जाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो अभी डूअर तो सब्जेक्ट ही है ना। आपने टेबल को तोड़ा, ऐसा थोड़ी होगा कि आप इसका अगर पैसे बना दोगे टेबल आपको तोड़ देगी, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह काम तो करने लगता है, लेकिन ये जो बाई प्रपोजिशन है ना, रियल सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनता है, पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। क्लियर है। खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 290 देखते हैं फटाफट से। अब देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 290, फटाफट से बताओ जरा कहाँ पर एरर होनी चाहिए। हाँ भाई,
तो देखो भाई, अब अपने पास में क्या है, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। यानी कि जो पॉलिटिकल कैंडिडेट है वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि उसने ऑलरेडी इलेक्शंस को जीत लिया हो, ठीक है ना, यानी वो प्रेसिडेंसी में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका हो। यानी कि यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 बार बता दिया होगा। कभी भी आपका एज इफ़ का यूज़ होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपकी कोई इमेजिनरी कंडीशन का यूज़ हो रहा है इसके आगे। और जो इसके आगे की इमेजिनरी कंडीशन यूज़ होती है वो बेसिकली अपनी पास्ट में यूज़ हो रही होती है। कौन से टेंस में यूज़ हो रही होती है? पास्ट टेंस में यूज़ होती है ये वाली इमेजिनरी कंडीशन, क्योंकि ये सच तो है नहीं, लेकिन उसने ऐसा एज्यूम करके रखा है अपने अंदर। क्या कर रखा है? पास्ट में उसने ऐसा एज्यूम करके रखा है अपने मन में। तो हम इसमें किसका यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर है क्या? ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है और अब तो आपको आपको रह गई होगी, ठीक है ना। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट सब्जंक्टिव का यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है ना, पास्ट सब्जंक्टिव का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपना तो क्या हो जाएगा, एज इफ के बाद में हम पास्ट का यूज़ करेंगे तो ये अपना हैज़ हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर? अपना हैड आना चाहिए, ठीक है ना। पास्ट का यूज़ करेंगे तो अपना हैड आ जाएगा। एरर किस में है भाई? थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर एरर हो जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो फटाफट से, है ना। चलो अब इसको हटाता हूँ जरा। अब फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 291 हमसे क्या बोल रहा है? यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। यानी कि तुम अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे हो क्या? तो ये क्या है? अपना अपना यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है? और आपको पता है इंडेफिनिट टेंस में या तो हम क्या यूज़ करेंगे, सॉरी इंडेफिनिट ही अपना कौन सा इंटेरोगेटिव है? क्या है अपना? इंटेरोगेटिव। वर्ड्स जो हैं अपने थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अपना क्या इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में हम क्या यूज़ करेंगे? या तो अपना कोई क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए या फिर अपना यहाँ पर क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए सब्जेक्ट से, ठीक है ना। सो दैट हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की कुछ कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है अपना, यू हैव बीन डूइंग, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैव यू बीन डूइंग। तो इसको क्या कर लेंगे हम? इसको यहाँ पर ये हटाते हैं, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? हैव यू बीन, ठीक है ना। ये अपना क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लगा दी, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, फिर हमने यहाँ पर पार्टिकल लगा दिया। इसके बाद में डूइंग योर होमवर्क, ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी और योर होमवर्क क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसमें जो होमवर्क है ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। योर क्या इसका पोजेशन दिखा रहा है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। और रेगुलरली क्या कर रहा है? ये आपका रेगुलरली प्रेजेंट का टाइम बता रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, ठीक है ना। रेगुलरली क्या करता है? अपना प्रेजेंट के बारे में बता रहा होता है कि ये काम जो है, ये एक्शन जो है अपना प्रेजेंट टेंस में होगा। क्लियर है? ये रेगुलरली आपका इसके बारे में बताता है। तो ये आपका सेंटेंस कहाँ पर एरर आ जाएगी? फर्स्ट वाले ऑप्शन में एरर आ जाएगी। ये सारे बच्चों को पता ही है, ठीक है ना। चलो इसको हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं। द सेम प्रोसीजर शुड ऑल्सो शुड यूज फॉर द फाइनल असेसमेंट, ठीक है ना। क्या मतलब है कि अपना जो सेम असेसमेंट है वो यूज़ होना चाहिए आपका फाइनल असेसमेंट के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, आपको ये देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो अब यहाँ पर मैंने बाई वेट अ सेकेंड। अब देखो, अब आपको यहाँ पर ना एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर अपना फॉर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कहीं पे बाई प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया है। लेकिन आप यहाँ पर अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये जो सब्जेक्ट बना हुआ था सेम प्रोसीजर, तो ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये क्या आपका डूअर है? क्या है सेंटेंस में ये डूअर का काम कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई। आपका प्रोसीजर कोई भी डूअर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके बाद में मैंने देखा है आपका शुड यूज़ हुआ है, इसके बाद में मैंने V3 का यूज़ कर लिया। तो शुड के बाद में V3 का यूज़ कब करते हैं? मुझे एक बात बताओ। अब आपका आपने देखा सेंटेंस में ये डूअर भी नहीं है, आपको दाल में कुछ काला लग गया। इसका मतलब अगर जिस सेंटेंस में आपका जो अब सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता है, तो वो कौन सा टेंस होता है? बताओ जरा फटाफट से। वो अपना पैसिव वॉइस में होता है। मैंने आपको हमेशा बताया, इसलिए मैं आपको हर चीज़ क्लियर करके रखता हूँ पहले से, सो दैट आपको ना कहीं कोई दिक्कत ना आ पाए। अब देखो पैसिव वॉइस मैंने आपको क्या बताया है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है, लेकिन एक्चुअल डूअर कौन होता है? एक्चुअल डूअर आपका पहले वाला सब्जेक्ट ही रहेगा। तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल डूअर नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पर देखा, ये जो अपना यहाँ पर सब्जेक्ट है ये एक्चुअल डूअर नहीं है, इसलिए अपना पैसिव वॉइस में होगा। और अगर पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए? शुड यूज्ड आना चाहिए कि शुड बी यूज्ड आना चाहिए। कभी भी हम यहाँ पर कौन से पार्टिकल का यूज़ कर रहे होते हैं? बी पार्टिकल का यूज़ करते हैं शुड के साथ, जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई। तो अपनी एरर कहाँ पर होगी? सेकंड वाले ऑप्शन में एरर होगी। क्यों होगी? हमें यहाँ पर क्या करना है? शुड बी यूज्ड का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आऊँ क्या अब मैं फटाफट से? अब देखो इसे आप जरा नोट डाउन कर लिया करो। हर चीज़ में आपको जो भी छोटे छोटे पॉइंट निकल के आते हैं उनको कम से कम आप नोट डाउन तो कर ही लिया करो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होंगे, समझो इस बात को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
तो देखो भाई फटाफट से अब अपना ये रहा क्वेश्चन नंबर 293, कहाँ पर एरर आनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट, यानी कि मुझे अपना बजट क्या करना है, बैलेंस करना है। यानी कि मेरे पास पहले से कुछ क्या है, इनकम का सोर्स है। पहले से क्या है, मेरे पास में कुछ इनकम का सोर्स होगा, तभी तो मैं बैलेंस करने की बात कर रहा हूँ। आपके पास में अगर पहले से कुछ पैसा होगा तभी तो आप किसी चीज़ को बैलेंस करोगे। तराजू में क्या होता है आपका, लेट्स से तराजू है, यहाँ पर आपका कुछ यहाँ पे सामान है, कुछ यहाँ पर सामान है, उसमें क्या करते हो आप, यहाँ पर कुछ सामान होगा तभी तो आप इसमें कुछ सामान रख के बैलेंस करोगे। अगर यहाँ पे जीरो ही है और यहाँ पर आपका पूरा ही नीचे आ गया तो उसमें आप क्या ही आप बैलेंस कर पाओगे, है ना। तो कोई यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा। अब बैलेंस करना है, इसका मतलब मेरे पास पहले से कोई सोर्स ऑफ इनकम है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। अगर मैं बैलेंस करना चाहता हूँ बजट को, तो मेरे पास में कुछ मीन्स तो पहले से है ना। अच्छा, अब ये मीन्स का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार नोट कर लेना, ठीक है ना। मीन्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी या फिर वेल्थ, ठीक है ना। मीन्स या का मतलब होता है आपका प्रॉपर्टी या वेल्थ, यानी कि आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सम। अब मीन्स कुछ पहले से आपको कुछ और चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सम अदर मीन्स, ठीक है ना। बात को समझो, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सेंटेंस की मीनिंग को समझो और आप रीडिंग किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगर आपको यहाँ पर आप रूल्स के हिसाब से देखते हैं ना, तो यहाँ पर रूल्स रट्टे कुछ नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप सेंटेंस की मीनिंग समझ पा रहे हो, रीडिंग आपने कर रखी है, तभी इस एरर को आप समझ पाओगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, सम अदर मीन्स टू बैलेंस माई बजट आएगा। क्लियर है। क्योंकि मेरे पास बजट में पहले से, बजट कब बनता है, जब मेरे पास थोड़ी बहुत तो इनकम पहले से होगी ना। और मुझे अगर पहले से कोई चीज़ है, कुछ और चाहिए, तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, सम अदर का यूज़ करूँगा। या अदर्स नहीं, अदर का यूज़ होगा, ठीक है ना। सम अदर मीन्स टू बैलेंस माई बजट क्या हो जाएगा, आई मस्ट फाइंड आउट सम अदर मीन्स, है ना। यानी कि मुझे कुछ और मीन्स चाहिए अपने बजट को बैलेंस करने के लिए। क्लियर हो गया। एरर किस में हो जाएगी, सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी एरर निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 294 देखते हैं। अब ये रहा आपका 294, थैंक यू आई एम फाइन कम्प्लीटली। अब देखो कभी भी आप बोलते हो ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका इस तरीके से होता है, थैंक यू आई एम कम्प्लीटली फ़ाइन, है ना। मतलब मैं पूरी तरीके से फ़ाइन हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, आई एम कम्प्लीटली फ़ाइन। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। तो ये जो है आपका फ़ाइन, यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है, लेकिन इसमें जो आपका एडवर्ब यूज़ हो रहा है ना, ये कम्प्लीटली, ये एडवर्ब हमेशा आपका वर्ब के पहले यूज़ होता है, ठीक है ना। इस बात को आप जरा नोट कर लो और इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आई एम कम्प्लीटली फ़ाइन यूज़ होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। इसमें एरर किस में हो जाएगी, आपकी थर्ड वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगी। समझ में आ गया ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, 295। 295 में हमसे क्या बोल रहा है, ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। कैसा नहीं है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अब आपको एक बात और समझ में आ गई होगी, आपने देख लिया यहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अपना क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में है आपका। ये किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपका ये यूज़ हुआ है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है आपको पता है ना, कभी भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो आपका कैसा बन जाता है भाई, एज अ कंजंक्शन यूज़ हो जाता है। क्वेश्चन वर्ड किसके तरीके से यूज़ हो जाता है, एज अ कंजंक्शन आपका क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो रहा होता है। तो अब आप जरा यहाँ पर एक चीज़ देखो कि आपका क्या लिखा हुआ है, ही आस्क्ड मी, यानी कि उसने मुझसे पूछा, तो ये आपका ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, आस्क मेन वर्ब हो जाएगा, मी क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। वैन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कंजंक्शन बनेगा। अब अगर ये कंजंक्शन बना हुआ है, क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो इसके लिए मुझे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है क्या, नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी वैन आई कुड। कुड आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसके बाद में आएगी आपकी मेन वर्ब जो कि फिनिश है, और आपका द वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेंटेंस नंबर 2 का, मतलब जो आपका सेकंड वाला सब्जेक्ट है, आई वाला, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर आपका तो क्या हो गया, कौन से सेक्शन में एरर आ गई, थर्ड वाले सेक्शन में अपनी एरर आ जाएगी, है ना। तो यहीं पे मैं सेशन को एंड करता हूँ। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आज के सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। चलो भाई, एंड अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर देना सेशन को, और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताना कैसा लगा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मत भूला करो, ठीक है, कर देना। चलो बाय।